हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्टिविटी का सॉल्व पेपर कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट में है हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पर्सपेक्टिव कुछ लिखना है, एक शॉर्ट नोट टाइप का लिखना है। तो जैसे अपने पॉलिसी के बारे में जाना होगा, हर घर में होता है पॉलिसी, कुछ ना कुछ इंश्योरेंस खरीदते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिसी खरीदते हैं। तो वो पॉलिसी क्या होता है कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए होता है। सेम भी हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, जो मेनली किस पे काम करता है, आपके सिक्योर फ्यूचर पे काम करता है। उसका मेन मोटो क्या है कि आपके गुड हेल्थ के लिए और आपका फालतू खर्चा ना पड़े, उस हिसाब से सरकार आपके लिए ये पॉलिसी लाई थी 2017 में। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कन्वर्ट्स किए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिले, आम जनता को बेनिफिट्स मिले। इसके लिए बहुत सारे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। तो ये जो है 2017, इसमें मेनली हमारा कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बैलेंस डाइट या रेगुलर एक्सरसाइज को प्रोत्साहित करना हो, टोबैको को कंट्रोल करना हो, यात्री सुरक्षा, जो भी दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं उसको रिड्यूस करना हो, निर्भया नारी, जो जेंडर वायलेंस हो रहा है, रेप केस, वेदर हेरेसमेंट, सेक्सुअल हेरेसमेंट, उसको कम कर सके, मेंटल हेरेसमेंट को कम कर सके, और हमारा जो भी एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये 7 चीजों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया था, जिसके तहत आपके हेल्थ हर तरह से सोशल रहे, फिजिकल रहे, एवरीथिंग मेंटल, उसको सही किया जा सके। यही था हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेन उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज फार्माकोइकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स। तो ये हमने पहले भी किया है, बट स्टिल थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या है? इट्स लाइक अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, तोल मोल करते हैं। जो भी जिस चीज में भी हम पैसा लगाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कि या कुछ भी फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जहाँ पे भी हम पैसा लगाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि उससे हमको कितना बेनिफिट्स हो रहा है, जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना हमको बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना हम उसको पे कर रहे हैं उतना ज्यादा वो इफेक्टिव है या नहीं है, उससे कहीं कम कॉस्ट में तो नहीं मिल रहा है, या उसका यूटिलाइजेशन कैसा है। हम टोटल ये सारा पैमाना पे उसको तोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फार्मा इकोनॉमिक्स। अब इसका इम्पोर्टेंस है आना है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस ही पूछा है कि आपका उसका पेशेंट में क्या इम्पोर्टेंस है। हो सकता है इम्पोर्टेंस बहुत सारा है, विचार में जनरली आता है पेशेंट में, या फिर फार्मासिस्ट के लिए, या जो कंपनीज है उनके लिए क्या है, बट यहाँ पे पेशेंट पूछा है। तो अब यहाँ पे जो फाइनल बेनिफिशियरीज हैं फार्माको इकोनॉमिक्स से, जिसका फाइनल आउटपुट जिसको लेना है, तो वो पेशेंट ही ऑब्वियस, क्योंकि हमारे देश में जो लगभग जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर पॉकेट वाला है कि बहुत ज्यादा पैसा जाता है, तो क्या चीज में जाता है, फार्मा प्रोडक्ट्स में जाता है, दवाइयों में बहुत ज्यादा जाता है। तो मोस्टली इन एन एवरेज की 60 to 70% एक्सपेंसेस इंडिया में लोगों का ड्रग्स पे जाता है और पेशेंट के द्वारा वहन किया जाता है। तो जैसे ही अगर वो फार्मा को इकोनॉमिक्स देखेंगे, तो उनका ये जो एक्सपेंडिचर है वो 40-20% तक कम हो सकता है, काफी कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? तो अब बेनिफिट्स दे रहा है, कौन सी दवाइयां ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, तो उस हिसाब से खरीद सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के हिसाब से खरीद सकते हैं, या जैसे ब्रांडेड ज्यादा दवाइयां, ब्रांडेड थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, तो उस जगह पे हम जेनरिक का यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से पेशेंट में फार्माको इकोनॉमिक्स से वो अपने पैसे बचा सकते हैं। उसके अलावा और भी मान लीजिए कि जैसे कि 2-3 बीमारी एक साथ है और उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो फार्माको इकोनॉमिक्स से ये पता कर सकते हैं कि जिससे लाइफ एक्टिविटी ज्यादा बेटर किसमें हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसमें बेटर हो सकता है, तो वो वही इलाज कराए। तो इस हिसाब से ये इसलिए पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये इंटरनेशनल गोल्स है जो 2000 में आया था और 15 तक के लिए उसको दिया गया था। तो अब ये गोल्स के अंतर्गत मिलने क्या था कि 21 सेंचुरी का कुछ स्ट्रेटेजी को डिक्लेयर किया गया था कि पूरे देश में हम कोई भी भूखा नहीं रहे, किसी पॉवर्टी को खत्म हो जाए, गरीबी नहीं रहे, प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट 0 to 5 क्लासेस का जो प्राइमरी एजुकेशन है सभी को मिले, जेंडर इक्वलिटी रहे, वुमेन एम्पावरमेंट रहे, चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम हो, मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव हो सके, या कोई भी तरह के जो भयानक बीमारी है HIV, एड्स, मलेरिया, इस टाइप के जो भी बीमारियां हैं
वो कम हो सके और इन्वायरमेंटल सस्टेन हो सके। उसके अलावा और भी जो इसमें जितने भी कंट्रीज थे उसमें और ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़े, इस पे ध्यान दिया गया था। दैट इज द मेन मोटो ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है कि जो भी इम्यूनाइजेशन, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। तो जो भी वैक्सीन आपके अंदर एडमिनिस्टर किया जा रहा हो जिससे कि आपकी इम्यूनिटी और बेहतर हो सके या आपका रेसिस्टेंट डिजीज से लड़ने के लिए बेहतर हो सके, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो हमारे देश में 11 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए फ्री इम्यूनाइजेशन मिलता है, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो वो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें दिया गया है कि कब कब एज में क्या क्या वैक्सीन पड़ते हैं। ओके, तो आपको इसी के बारे में लिखना है। उसके बाद है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो 3 मार्क्स का है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखेंगे, तो वो एनएफ है। बट मैंने यहाँ पे ज्यादा पॉइंट दे दिया है कि हो सकता है कि पिछले क्वेश्चंस में 3 पॉइंट्स के, आपके जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें 5 पॉइंट्स हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है। अनलेस एंड अनटिल आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, हमेशा मार्किंग देख के आप लिखेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग में? सबसे पहला तो ये सही प्रोपोर्शंस में न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूट्रिएंट हर एक मिल्क देता है, काउ मिल्क भी उतना ही न्यूट्रिएंट्स देता है, बट उसका जो प्रोपोर्शन है वो काउ के लिए है, वो गाय के बच्चे के लिए है, बट नॉट फॉर ह्यूमन बेबीज। तो ह्यूमन बेबीज जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर प्रोपोर्शंस में मिलता है। उसके अलावा काफी ज्यादा इसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है जो एलर्जी, सिकनेस, ओबेसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से लड़ता है। उसके बाद क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि जीआईटी अपसेट नहीं होता, हमारा हमारा स्टमक अपसेट नहीं होता, और हेल्दी बच्चे काफी हेल्दी रहते हैं। अकॉर्डिंगली जब पढ़ा गया तो उनमें ज्यादा आईक्यू टेस्ट में वो ज्यादा पास हुए थे। तो ये सब बेनिफिट्स है मदर मिल्क के या ब्रेस्ट मिल्क के। ओके, उसके बाद इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। सभी लोग जानते हैं क्या क्या इल इफेक्ट्स है जंक फूड। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जो भी फास्ट फूड है उसमें डाइटरी फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं होता, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके बाद क्या है कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना कम होता है, काफी ज्यादा इसमें सॉल्ट है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा वो आपके आर्टरीज में जमा होने लग जाएगा, ऑब्वियस ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा, तो हार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज लाइक आर्थरोस्क्लेरोसिस या इस टाइप की कोई भी बीमारी होने लग जाएंगे, स्ट्रोक्स होने लग जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपके बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ने लग जाता है, बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज बहुत डिसबैलेंस होने लग जाता है। उससे हो सकता है ओबेसिटी हो जाए, कैरीज होने लग जाता है हमको, डेंटल कैरी या कैविटीज होने लग जाता है, क्योंकि जो भी शुगर है वो हमारे, या सॉल्ट है, जो भी वटेवर जो भी इस टाइप की चीज है वो हमारे तो इनावल में चिपक जाते हैं, और वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के कारण रस्ट होने लग जाता है, तो टूथ दिखे और कैविटीज होने लग जाता है, बहुत सारे एक्ने प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, ब्लॉटिंग, कॉफीनेस, ये सब होने लग जाता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे 3 मार्क्स में, दैट विल बी एनफ। उसके बाद है फूड इंट्रैक्शन, 3 लिखना है, 3 मार्क्स है तो 3 फूड इंट्रैक्शंस लिखना है। तो फूड इंट्रैक्शंस क्या है, ड्रग फूड इंट्रैक्शंस क्या है कि ड्रग और फूड में जब भी खाया गया, मतलब मान लीजिए अभी हमने दवाइयां कुछ खाई और उसके साथ कुछ खाना खा लिया, जो क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, दोनों एक दूसरे का काम बिगाड़ेंगे। तो दोनों एक दूसरे का काम बिगाड़ेंगे तो क्या हो गया, अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होने लग जाएगा, रेसिस टाइप, या आपके स्टमक अपसेट होने लग जाएंगे। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का इंटरफेयर करते हैं, काम में इंटरफेरेंस करते हैं। तो वैसे 3 इंटरेक्शंस क्या है, पहला कैल्शियम रिच फूड और एंटीबायोटिक्स। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया तो उसको सर्टेन मेडिकेशंस कोई भी तरह के एंटीबायोटिक्स के साथ अगर खाते हैं तो पहला ड्रग इंटरेक्शंस होता है, तो बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है कोई भी एंटीबायोटिक्स, अगर आप दूध के या कोई भी कैल्शियम प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं तो हो सकता है कि स्टमक अपसेट हो जाए, या एंटीबॉडीज का प्रभाव, एंटीबायोटिक्स का प्रभाव आपके बॉडी पे नहीं रहेगा। कोई भी फर्मेंटेड फूड या
के साथ आप MAIOs लेते हैं तो कोई भी मतलब फर्मेंटेड फूड या फिर कोई भी खट्टा टाइप का जो भी चीज रहता है तो मोनोएंजाइम ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेते हैं जनरली पार्किंसन या फिर कोई भी इस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर टाइप वाले डिजीज जिसमें कम रहता है उसमें दिया जाता है। तो वहां पे क्या है कि वो भी एक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज क्रिएट करने लग जाते हैं। तीसरा है विटामिन के और वारफरीन। तो विटामिन के और वारफरीन दोनों क्या है, विटामिन के हम जानते हैं क्या है कि क्लॉटिंग कैस्केड प्रोसेस जब वहां पे पढ़ा था तो वहां पे देखे होंगे कि एक विटामिन के भी रहता है। तो विटामिन के क्या है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के रूप में काम करता है जो हमको प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को, क्लॉट बनाता है। अब ये जो वारफरीन है ये जस्ट इसके ऑपोजिट में काम करता है, ये एंटीकोगुलेंट है। तो दोनों अगर आपने एक साथ लिया तो दोनों काम करना बंद करेगा। अगर वहां पे क्लॉटिंग प्रोसेस होना है, वारफरीन एंटीकोगुलेंट है तो वो वर्क करना बंद कर देगा, तो ये इंटरफेरेंस है। ओके, उसके बाद है कि कुछ शॉर्ट टर्म्स है जिसको शॉर्ट नोट्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे एपिडेमिक। एपिडेमिक आपने अभी सुना होगा। तो एपिडेमिक क्या है कि अगर लार्जर पॉपुलेशंस में हो रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। बट वो एक ही एरिया पे रहता है, दूसरा तीसरा एरिया पे नहीं जाता है। अगर यही दूसरा तीसरा एरिया पे चला जाए दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। उसके बाद है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन अभी आपने पढ़ा होगा, बहुत ये सब वर्ड आपने सुना होगा, एपिडेमिक, पेंडेमिक, क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन क्या है कि रिस्ट्रिक्शन है या आदमी के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी आदमी, जानवर, सामान, जिससे कि क्या है कि मेन क्या है कि डिजीज ना बढ़ सके। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में क्वारंटाइन कर दिया गया था लोगों को, बंद कर दिया गया था लोगों को, जगह पे जिसको भी हो रहा था उसको क्वारंटाइन किया गया था। मतलब उसको दूसरे लोगों से सेपरेट कर दिया गया था कि अगर मान लीजिए वो बीमारी आगे ना बढ़ सके, इसलिए लिमिट कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था उसके मूवमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में क्या है कि जैसे आपने अभी आरोग्य सेतु ऐप देखा होगा, तो वहां पे क्या है कि ब्लूटूथ के जरिए वो एक ऐप को क्या करता है, ट्रेस करता है कि उसके कॉन्टैक्ट में लोग कितने लोग आए। तो वो दिखाता है कि आपके कांटेक्ट में जो लोग आए उसमें से कितने कोविड पॉजिटिव है, कितने नॉर्मल है, कितने क्या है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी क्या है कि वो क्या करता है कि एक चेन बनाता है, जो आप भी आपके अगल बगल में आए हैं वो आपको दिखाता है कि अगर आप मान लीजिए ग्रसित है तो आपके कांटेक्ट में कितने लोग आए, तो उसको ट्रेस किया जाता है, उससे पता लगा जाता है कितने लोग कॉन्टेमिनेटेड हुए हैं। तो वो जो ट्रेसिंग का प्रोसेस है, आपके कॉन्टेक्ट से जो भी ट्रेस किया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। मैलनिट्स बैड न्यूट्रिशन। तो अब यहाँ पे इम्बैलेंस, डाइटरी इंटैक्ट का कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। तो मेल क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर हम ज्यादा अमाउंट्स में ले सकते हैं एक्सेस अमाउंट में, या डेफिशिएंसी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। मॉर्बिडिटी एक ऐसा कंडीशन है जब हम कोई भी बीमारी से सफर्ड है, कोई भी मेडिकल कंडीशंस में है, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी और डिजीज कंडीशंस। उसके बाद कॉजेटिव एजेंट का नाम पूछा गया है कि कौन कौन से माइक्रोब्स के कारण ये बीमारी हो रही है। तो हुपिंग कफ, तो हुपिकम बॉर्डीटेला पर्टुसिस के कारण होता है। फिलियरियासिस, ओचेरिया बैनिक्रोप्टी, ब्रूगिया मैलेरी और ब्रूगिया टाइफोइडी के कारण होता है। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेपड़ी के कारण होता है। और कोलरा विब्रियो कॉलरी के कारण होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा की फुल फॉर्म बीसीजी बैक्टीरियल कैलमेटेड वेरिएंट। तो ये तो फुल फॉर्म है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो डिस्पोजल हम करते हैं सॉलिड वेस्ट का, वो जनरली 5 तरीकों से करते हैं। फर्स्ट वन इज डंपिंग, सेकंड वन इज बर्निंग, कंट्रोल कीपिंग, ब्यूरियल मेथड्स एंड लास्ट वन इज कंपोस्टिंग। तो डंपिंग